हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसिनेटिंग फिजिक्स। आज सेकंड लेक्चर है ग्रेविटेशन का और यहाँ पे हम बताएंगे आज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, किसी भी पॉइंट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला जाता है। ओके, तो ये क्या होता है? ए वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट है P, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट, यहाँ पे क्या है? P पॉइंट है और इस P पॉइंट में हम लोग निकालेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा किसके लिए आता है? किसी भी मास के, मतलब किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में निकाला जाता है तो भी पोटेंशियल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये मास यहाँ पे पास में है तो इसकी वजह से कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे जो कि क्रिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर किसी भी पॉइंट में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो जिस पॉइंट में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं उस पॉइंट में एक यूनिट मास, जिसका मास 1 kg हो या फिर 1 ग्राम हो, उसको यूनिट मास कहा जाता है। ओके, तो एक यूनिट मास को कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी से लाएंगे। मान लीजिए ये यूनिट मास को हम लोग बहुत दूर है और वहाँ से हम लोग उसको लेके आए जिस पॉइंट में हम लोगों को निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट में लाने के लिए किसी भी बॉडी को कहीं से कहीं लाते हैं तो कुछ वर्क डन होता है, बिल्कुल होता है। तो बस इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लाने के लिए जो भी वर्क डन हो रहा है उसको कहा जा रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिस पॉइंट में हम लोग किसी भी पॉइंट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हुआ, आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गया। यूनिट मास को उस पॉइंट में लाने के लिए, कहाँ से? इन्फिनिटी से लाने के लिए जितना वर्क डन होता है, और जब हम लोग इसको लाते हैं यहाँ पे, जब लेके चले आते हैं, जब या फिर हम लोग जब यहाँ पे लाते रहते हैं इन्फिनिटी से, तो किसके अंडर में ला रहे हैं? एक यहाँ पे ऑलरेडी मास है और उस मास के फील्ड के अंडर में ला रहे हैं। तो ये दोनों के मास, ये मास इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये मास जब आ रहा है तो एक ऑलरेडी एक फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही हम लोग यहाँ पे देखिए बता रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस सिस्टम का, विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एट P। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ाए थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखिए हम बताए थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये देखिए फॉर्मूला आया हुआ है, ये देखिए -G m1 × m2/r, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आया था? m1 एक मास है, m2 एक मास है और m1 m2 कुछ एक डिस्टेंस में है और उनके बीच में एक एनर्जी आ रहा है जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है। दो मास है यहाँ पे, एक यूनिट मास है और एक है मास m। ये हमेशा पोटेंशियल के लिए यूनिट मास आएगा, बस यही डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूला में। आपको ये याद रखना है। जब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे किसी भी सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे दो मास ऑब्जेक्ट या फिर दो से ज़्यादा मास ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर डिस्टेंस में क्या रहते हैं? प्लेस्ड रहते हैं और उनके वजह से हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक यूनिट मास रहेगा, बस एक यूनिट मास एक दूसरे मास के फील्ड में रहेगा और इसके वजह से जो
एनर्जी आएगा वही होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट में। तो इस सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ए है -G m1 मतलब पहले का मास, m2 मतलब दूसरे वाले बॉडी का मास, डिवाइडेड बाय r। r मतलब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। यहाँ पे सेम लिखे -G m1 कौन है m2 कौन है 1। यहाँ पे m2 नहीं लिखा जाएगा, m2 1 है, इसलिए डायरेक्ट m2 का वैल्यू 1 पुट कर देंगे हम लोग। m2 का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट किए तो यहाँ पे क्या आ गया -Gm/r। तो यहाँ पे क्या हुआ -Gm1 इंटू m2 के बजाय 1 आ गया, m2 के बजाय m1 के बजाय m आ गया, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस r आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। किस पॉइंट में? इस पॉइंट में। इसी तरीके से कोई भी एक किसी भी पॉइंट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला जा सकता है किसी भी फील्ड के लिए। ओके, अब देखिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अर्थ के सरफेस में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम मान लीजिए ये अर्थ है, क्या है ये अर्थ का रेडियस है कैपिटल R, और इस पॉइंट में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। तो जिस पॉइंट में निकालते हैं उस पॉइंट में एक यूनिट मास लिया जाता है। कहाँ से? इन्फिनिटी से। मान लीजिए यहाँ पे यूनिट मास लाए जो कि है m2 = 1। और एक हम हमेशा बोले हैं कि पोटेंशियल जो हमेशा जिस पॉइंट में निकाला जाता है ज़रूर वो किसी मास के फील्ड में, किसी मास ऑब्जेक्ट के फील्ड में रहता है वो पॉइंट। तो जो पॉइंट यहाँ पे है वो किसके अंडर में है? ये जो पॉइंट मास है किसके अंडर में है? किस फील्ड में है? ये जो बड़ा सा मास है ये अर्थ का, इस अर्थ के फील्ड के पास है। अर्थ का जो पोजीशन है वो हमेशा उसके सेंटर से लिया जाता है। तो ये जो पॉइंट मास है, पॉइंट मास नहीं सॉरी यूनिट मास जो यहाँ पे है वो है यहाँ पे, और जो ये बड़ा सा मास है उसको यहाँ से कंसिडर किया जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। अब ये इसका मास मान लीजिए अर्थ का m है। m किसका मास है? मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास है, किसका मास है? अर्थ का मास है m। मान लीजिए m है अर्थ का मास, मान लीजिए कैपिटल M है। क्या है? कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो इस अर्थ के सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -G, पहले वाला मास कैपिटल M, दूसरा वाला मास का वैल्यू 1। 1 मतलब यहाँ नहीं लिखा गया है, m1 इंटू m2 के बजाय खाली m लिखा गया है, बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कैपिटल R। ओके, दिस इज़ फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कहाँ पे? अर्थ के सरफेस में। ओके, अब देखिए हम बताते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप मतलब मुक्ति, मतलब किसी भी चीज़ से हम लोग अगर मुक्त हो गए तो उसको कहा जाता है एस्केप एस्केप मतलब वो एस्केप हो गया। कोई जेल से मुक्त हो जाता है तो क्या बोलते हैं? वो एस्केप हो गया जेल से। तो इसी तरीके से एस्केप मतलब कौन सा वेलोसिटी है? एस्केप वेलोसिटी। किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी बॉडी का एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द लीस्ट वेलोसिटी, मतलब लीस्ट मतलब सबसे कम वेलोसिटी है, विथ व्हिच जिसके साथ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, जिसके साथ बॉडी को वर्टिकली क्या किया जाता है? ये वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, इन ऑर्डर दैट इट मे जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। मतलब यहाँ पे अर्थ का एस्केप वेलोसिटी बोला, यहाँ पर किसी भी बॉडी का एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए, डेफिनेशन अर्थ के लिए है। किसी भी बॉडी को अगर अर्थ से हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में
या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जब हम लोग उसको फेंकेंगे तो उसका जो वेलोसिटी है सबसे इतना, मतलब उसका जो लीस्ट वेलोसिटी है इतना होना चाहिए जिस वेलोसिटी से वो क्या हो जाएगा, इतना दूर चला जाएगा उस वेलोसिटी से कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसका जो पुल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो उस खिंचाव रहता है वो छूट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब उतना डिस्टेंस में वो पहुँच जाएगा उसके लिए उसका एक वेलोसिटी भी तो होना चाहिए ना। मतलब एक आपको अगर हम एक बॉल को फेंक दिए तो बॉल का इतना वेलोसिटी नहीं ना है कि वो पूरा इन्फिनिट डिस्टेंस में चला जाएगा, उसके बाद वो ग्रेविटेशनल पुल से, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे वो छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल जो यहाँ पे मतलब किसी भी बॉडी का उतना वेलोसिटी, जितने वेलोसिटी से वो मुक्त हो जाए, एस्केप हो जाए, किसके पुल से, ग्रेविटेशनल पुल से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से मुक्त होने के लिए जितना वेलोसिटी नीड करता है, ज़रूरत करता है कोई भी बॉडी ऊपर मोशन करने के लिए, उस वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। मतलब इट इज़ डिफाइंड एज ए वेलोसिटी व्हिच इज़ नीडेड बाय दैट बॉडी, कोई भी बॉडी व्हिच इज़ नीडेड बाय दैट बॉडी टू एस्केप करने के लिए, मुक्त होने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। इट इज़ डिफाइंड एज द लीस्ट वेलोसिटी। तो व्हेन द बॉडी एट ए पॉइंट पी, जब बॉडी यहाँ पे मान लीजिए एक पी पॉइंट में है, ठीक है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ, जब पी पॉइंट में है बॉडी तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर बिल्कुल अप्लाई हो रहा है इस बॉडी के लिए, ऑन द अर्थ ड्यू टू अर्थ। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग पता है, फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इंटू उस बॉडी का मास मान लीजिए स्मॉल एम, इस बॉडी का मास कैपिटल एम, दोनों के बीच में डिस्टेंस है एक्स, ओके, इसका स्क्वायर। तो ये फोर्स यहाँ पे पी पॉइंट में जो बॉडी है उस पर अप्लाई हो रहा है, किसकी वजह से, इस अर्थ के वजह से। नाउ वर्क डन टू राइज ए बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू। अब बॉडी पी में था तो उस पर इतना फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब बॉडी को राइज करेंगे, पी से क्यू तक लेंगे, और पी से क्यू तक बॉडी को ले जाने के लिए एक वर्क डन होगा। मोशन होता है तो क्या होता है, एक वर्क डन भी होता है बॉडी के ऊपर। तो पी से क्यू जाने के लिए एक वर्क डन हो रहा है बॉडी के ऊपर, वो वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा था बॉडी के ऊपर जब यहाँ पे था, तो वही फोर्स होगा। कितना डिस्टेंस गया, पी से क्यू डी एक्स डिस्टेंस है, पी से क्यू जो है वो डी एक्स डिस्टेंस यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया, वर्क डन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। नाउ टोटल वर्क डन, अब हम लोग ये छोटा सा वर्क डन हम लोग लिए, लेकिन हम लोग को कहाँ तक ले जाना है बॉडी को, तभी तो पुल ख़त्म होगा। हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस अगर ले जाएंगे तो एक ग्रेविटेशनल पुल फोर्स अप्लाई होता रहेगा। हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस ले जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों को बहुत वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब बहुत डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो एक छोटा सा वर्क डन है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग को पता है कि जब हम लोग किसी भी बहुत बड़ा मतलब क्या है, इंटीग्रेशन कंटिन्यूसली होगा वर्क डन। ऐसा नहीं है कि वर्क डन यहाँ से यहाँ तक हुआ यहाँ पर नहीं होगा। जब कोई कंटिन्यूस होता है वर्क तो उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जाता है। तो थोड़ा से के लिए हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, जो वेरिएबल रहता है। वेरिएबल यहाँ पे डिस्टेंस है, ओके। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन किए, यहाँ पे वर्क डन का इनिशियल कितने पोजीशन में था, मान लीजिए बॉडी यहाँ पे पी से क्यों नहीं, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे कितना था इनिशियल डिस्टेंस बॉडी का, हमेशा ये वाला इस अर्थ का डिस्टेंस यहाँ से लिया जाता है। तो ये है क्या है, आर। ये दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस था, ये बॉडी का यहाँ से ये बॉडी यहाँ पे था आर, इनिशियल डिस्टेंस आर, कहाँ तक ले जाना, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आप लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ गया आपका जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाय आर। तो ये वर्क डन है कहाँ से, बॉडी को पूरा इनफाइनाइट तक ले जाने का। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्क डन जो हम लोग जानते हैं, कभी भी जब वर्क डन होता है या तो वो काइनेटिक एनर्जी के आकार में स्टोर होता है या फिर
वर्क डन ही एनर्जी होता है। हम लोग को पता है जितना वर्क डन होगा उतना एनर्जी उसमें स्टोर होगा, चाहे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पर बॉडी क्या हो रहा है, एक हाइट में जा रहा है, एक हाइट पे मोशन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होगा। जब मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उसका यूज हो रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल कम होगा और वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होता है। द वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, किस में, उस बॉडी में स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के आकार में। एंड दिस मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नीडेड बाय द बॉडी टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, सो वी कैन राइट। तो ये एनर्जी, वर्क डन ही एनर्जी है। इस वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एनर्जी लिख सकते हैं। तो इतना एनर्जी स्टोर होगा किस आकार में, पोटेंशियल एनर्जी के आकार में। तो पोटेंशियल एनर्जी के आकार में इतना एनर्जी स्टोर होगा तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी उसके पास होना चाहिए ना। जो इतना काइनेटिक एनर्जी जब वो ख़त्म होकर जाएगा, मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे उतना काइनेटिक एनर्जी ख़त्म होगा और वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो एक इसके बराबर होगा, एक काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, एस्केप वेलोसिटी को लिख सकते हैं बिल्कुल। कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। ये आया आपका वर्क डन ही एनर्जी है और ये वर्क डन किस एनर्जी के साथ इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी। इतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी अगर उसमें स्टोर होगा तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इसलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख दिए हाफ mv²। भी आ गया एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट में बी defined as a body which is continuously encircling around a bigger body. It encircles or revolves around the planet. A centripetal force must be needed to move around the planet. देखिए सैटेलाइट हम लोगों का, अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून है। मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है और वो क्या करता है, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक सर्कुलर मोशन या फिर कह लीजिए आप इलिप्टिकल, कोई भी हो, एक ऑर्बिट में वो मोशन करता रहता है। किसके चारों तरफ? अर्थ के चारों तरफ। कोई भी प्लैनेट, अर्थ हो, मून, जुपिटर हो, किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ जो भी कंटिन्यूस मोशन करता रहता है उसको कहा जाता है सैटेलाइट। तो अब सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे। अगर कोई बॉडी हम लोग जानते हैं सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए, ये देखिए मून है मतलब कोई प्लैनेट है, सॉरी सैटेलाइट है। सैटेलाइट जो है मोशन कर रहा है। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ, इन दोनों के बीच में जो हाई डिस्टेंस है वो है आर को हम लोग r+h भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो सैटेलाइट मोशन कर रहा है उसके ऊपर फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, g दोनों का मास का मल्टीप्लिकेशन बाय दोनों के डिस्टेंस r²। इस फोर्स को हम लोग mv²/r के बराबर कर देंगे। क्यों? mv²/r किसका फॉर्मूला है, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला। क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है इसमें अप्लाई हो रहा है तभी तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं तो नीचे गिर जाता। इसलिए हम लोग इस फोर्स को इसके बराबर कर सकते हैं। पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि बॉडी के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो बॉडी में तो एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, यही फोर्स, और तो कोई फोर्स है नहीं। इसका मतलब ये सेंट्रीपेटल फोर्स ही है, इसलिए हम लोग इसको सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर लिखते हैं। और यहाँ पे v² इधर ले आए और v का वैल्यू आ गया a। v इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसका, सैटेलाइट का। ये अर्थ के लिए है, किसी भी प्लैनेट के लिए आप निकाल सकते हैं। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है और जो प्लैनेट दिया रहेगा, जो डिस्टेंस दिया जा रहेगा, आप आर वो ही पुट कर दीजिएगा। ओके, आर क्या है, एच क्या है, पीछे फिगर में बता चुके हैं। एच है डिस्टेंस किसके बीच में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, हाइट है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। आप स्मॉल जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अर्थ के सरफेस में, gm/r²। इसको पुट करने के बाद वेलोसिटी इस फॉर्म में आ गया। देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब सैटेलाइट को एक बार फुल रिवॉल्व कर लेने में, मतलब मान लीजिए बॉडी यहाँ से शुरू कर रहा है सैटेलाइट और फिर मोशन करके आके इसी पॉइंट में पहुँचने में, पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में, फुल एक बार मोशन करके आने में उसी पॉइंट में जो भी टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड 2πr/v। v इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। जो फॉर्मूला यहाँ पे आया है वही हम लोग पुट कर दिए।
उसके बाद आपका ये मेन फॉर्मूला आ गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।